हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर के साथ हम पॉलिटी के जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं 2024 के उनको कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू नारी शक्ति वंदन अधिनियम। व्हाट इज द क्वेश्चन? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो वुमेन रिजर्वेशन एक्ट आया था 2023 में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या तीन स्टेटमेंट दे रखी हैं? Provisions will come into effect from 18th Lok Sabha. This will be in force for 15 years after becoming an act. मतलब जो ये एक्ट है ये 15 साल तक रहेगा, 18th लोक सभा से लागू होगा। There are provisions for reservation of seats for scheduled caste women within the quota reserved for the scheduled caste। यानी scheduled caste के लिए जो कोटा है उसमें जो scheduled caste women है उनके लिए भी रिजर्वेशन होगा। Which of the statements given above are correct? 1, 2, 3, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3। Correct answer in this case is C, 2 and 3। First is incorrect, सेकंड इज करेक्ट कि भाई ये जो एक्ट है ये 15 साल तक रहेगा। कब से इफेक्ट में आएगा ये? जब इस एक्ट के आने के बाद फर्स्ट सेंसस होगी, उस सेंसस के बाद जो उसका डाटा पब्लिश होगा, डाटा पब्लिश होने के बाद डिलिमिटेशन की प्रोसेस होगी। देन दिस एक्ट और द प्रोविजंस ऑफ रिजर्वेशन फॉर वुमेन एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट विल कम इनटू इफेक्ट। शेड्यूल्ड कास्ट वुमेन जो हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन है उस कोटा में जो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए अवेलेबल है। 106th अमेंडमेंट एक्ट है ये संविधान का। 1/3 सीट ऑलमोस्ट रिजर्व करता है किसके लिए? वुमेन के लिए। कहाँ पे? लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। साथ ही साथ जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की। Also applicable on seats reserved for SC/STs in Lok Sabha and State Legislative Assemblies। ये हमने क्वेश्चन के ऑप्शन में देख लिया। जो शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी है उनके लिए अवेलेबल है। सीट्स रिजर्व्ड फॉर वुमेन टू बी रोटेटेड आफ्टर ईच डिलिमिटेशन। रोटेशन होगा सीट्स का जो रिजर्व्ड हैं। विल बी इफेक्टिव आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ न्यू सेंसस एंड 15 ईयर के लिए फोर्स में रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन, A writ of prohibition is an order issued by the Supreme Court or Higher Court to। जो writ of prohibition है, प्रतिषेध रिट जो है वो उच्चतम न्यायालय इसके लिए इश्यू करता है। ए गवर्नमेंट ऑफिसर प्रोहिबिटिंग हिम फ्रॉम टेकिंग ए पर्टिकुलर एक्शन, पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली टू पास ए लॉ ऑन प्रोहिबिशन, the lower court prohibiting continuation of proceedings in a case, the government prohibiting it from following an unconstitutional policy। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट है वो रिट ऑफ प्रोहिबिशन किसके लिए इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए, उसको कोई एक्शन लेने से रोकने के लिए। पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली को जो प्रोहिबिशन है उस पर लॉ पास करने के लिए। देन लोअर कोर्ट को उसको प्रोहिबिट करने के लिए किस चीज़ से? टू कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इन ए केस, कोई जो केस चल रहा है उसमें कंटिन्यू करने से रोकने के लिए, गवर्नमेंट को प्रोहिबिट करने के लिए, ताकि वो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी फॉलो ना करे। करेक्ट आंसर इन दिस केस इज सी। रिट पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। कब? 2022 में। वहाँ से आपको आइडिया आ जाना चाहिए था। रिट्स इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। कहाँ पे ये है? आर्टिकल 32। वहाँ पे पूछ रखा था मैंडेमस और देन अनदर वाज क्यो वारंट ऑफ। रिट ऑफ प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब टू फॉरबिड, किसी चीज़ को रोक देना, प्रिवेंट कर देना, मतलब मना कर देना। इश्यू कौन करता है इसको? हायर कोर्ट इश्यू करती है। सुप्रीम कोर्ट भी हो सकती है, हाई कोर्ट भी हो सकती है। इसको इश्यू की जाती है लोअर कोर्ट को या फिर ट्राइब्यूनल को। ओनली लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल को ही इश्यू की जाती, क्योंकि ये जुडिशियल या फिर
क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी होती हैं, किसी और प्राइवेट या फिर अदर एजेंसी के अगेंस्ट इशू नहीं की जा सकती। क्या कारण है ये इशू की जाती है? टू प्रिवेंट द लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन, जो इसका कार्य क्षेत्र है उससे बाहर होके अगर ये काम कर रही है उस चीज़ को रोकने के लिए, या फिर जो नेचुरल जस्टिस के रूल्स हैं अगर ये उनको वायलेट कर रही है उसको रोकने के लिए। लेक्चर 9 क्वेश्चन 1 लिंक विल बी गिवन इन आई बटन, वहाँ पे डिटेल से रिट क्या हैं, कितने टाइप की होती हैं, ये सब डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दे रखी हैं, किस चीज़ के रिगार्डिंग है? इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइजेज एंड डिक्लेयर्स एनी कम्युनिटी ऑफ दैट स्टेट एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अगर किसी स्टेट की कोई कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर किया जाता है तो वो गवर्नर करता है। सेकंड, ए कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब इन ए स्टेट नीड नॉट बी सो इन अनदर स्टेट, मगर अगर कोई एक कम्युनिटी एक स्टेट में शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर की गई है तो ज़रूरी नहीं वो सेकंड किसी और स्टेट में भी शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी में आती ही हो। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉर टू। करेक्ट आंसर इन दिस केस इज बी, यानी सिर्फ केवल सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि गवर्नर नहीं प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि किसी स्टेट में या फिर यूनियन टेरिटरी में किसी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर करना। स्टेट का अगर मामला आता है तो प्रेसिडेंट गवर्नर से कंसल्ट कर सकता है, कंसल्ट करता है। आर्टिकल 342 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो इस मैटर से डील करता है। क्या लिख रखा है उसमें? शेड्यूल्ड ट्राइब उसका टाइटल है। दो प्रोविज़न है मेन, क्या? द प्रेसिडेंट में विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी एंड वेयर इट इज स्टेट आफ्टर कंसल्टेशन विद गवर्नर, जहाँ स्टेट है वहाँ गवर्नर से कंसल्ट करके देयर ऑफ बाई पब्लिक नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज और पार्ट्स ऑफ और ग्रुप्स विद इन ट्राइब्स or tribal communities which shall for the purpose of this constitution be deemed to be scheduled tribe in relation to that state or union territory as the case may be। प्रेसिडेंट के पास ये पावर है वो डिक्लेयर करे शेड्यूल्ड ट्राइब कौन है। सेकंड, पार्लियामेंट may by law include in or exclude from the list of scheduled tribe specified in a notification issued under clause 1। clause 1 कौन सा है? ये any tribe or tribal community or part of or group within any tribe or tribal community but save as aforesaid a notification issued under the said clause shall not be varied by any subsequent notification। पार्लियामेंट भी बाई लॉ से इस लिस्ट में इंक्लूड एक्सक्लूड कर सकती है। With reference to union budget consider the following statements। फर्स्ट क्या है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर lays the annual finance statement before both the houses of parliament। Second, at union level no demand for grant can be made except on the recommendation of president, यानी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट नहीं की जा सकती यूनियन लेवल पे। फर्स्ट क्या है? जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो पेश करता है किस चीज़ को? एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट क्या होती है? जो हमारा बजट होता है उसको एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट बोलते हैं टेक्निकल या फिर ऑफिशियल टर्म्स में। वो फाइनेंस मिनिस्टर रिप्रेजेंट करता है, मतलब पेश करता है पीएम के बिहाफ पे। देखते हैं विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉर टू। करेक्ट आंसर इन दिस केस इज बी।
यानी सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, फर्स्ट गलत है। फर्स्ट क्यों गलत है? क्योंकि जो बजट है उसको पेश तो फाइनेंस मिनिस्टर करता है, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ नॉट प्राइम मिनिस्टर बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बजट पे ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ चुका है 2015 में। 2015 में आते ही ये टॉपिक ऑटोमेटिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड कुछ आर्टिकल्स यहाँ हम डिस्कस करेंगे जो बजट से रिलेटेड हैं। हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड मेन दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 112 एंड आर्टिकल 113। रेस्ट सम और भी आर्टिकल्स हमने इंक्लूड किए हैं, यू कैन रीड देम लेटर। एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट आर्टिकल 112, इसमें क्या बोल रखा है? द प्रेजिडेंट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर cause to be laid before both the houses of parliament, both the houses of parliament मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा, a statement of the estimated receipts and expenditure of the government of India for that year in this part be referred to as annual finance statement। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो बजट शब्द है, टर्म है, वो यूज नहीं हो रखा, ये भी एक पॉइंट बनता है। प्रेसिडेंट ले करता है, एक्चुअल में जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो करता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। सेकंड क्लोज क्या है? द एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर एम्बॉडीड इन द एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट शैल शो सेपरेटली। जो भी एक्सपेंडिचर हैं वो अलग अलग होने चाहिए। जैसे भाई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो एक्सपेंडिचर मीट करने, मतलब the sums required to meet expenditure described by this constitution as expenditure charged upon consolidated fund of India, the sums required to meet other expenditure proposed to be made from consolidated fund of India। जो एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड है उनको अलग अलग कैटेगरी में आपको सेग्रीगेट करके देना है। देन एक और क्लोज क्या है? दी फॉलोइंग एक्सपेंडिचर शैल बी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि 3 या 4 ऑप्शन देके कि भाई इनमें से कौन सा आपकी एक्सपेंडिचर मतलब उस कैटेगरी में आता है, कौन सी कैटेगरी में, कि भाई उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिया जाना है। क्या क्या आता है? नंबर 1, प्रेसिडेंट के जो एक्सपेंडिचर हैं उनकी सैलरी अलाउंसेस वगैरह। देन जो चेयरमैन हैं और डिप्टी चेयरमैन हैं कहाँ के? काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा के। साथ के साथ जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं लोकसभा के, उनकी सैलरी अलाउंसेस वगैरह हैं वो भी आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज करना है। देन गवर्नमेंट के जो भारत सरकार के डेब्ट चार्जेस हैं वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज करने हैं। इन एडिशन टू दिस जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी सैलरी, हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी सैलरी। इन एडिशन टू दिस कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो हैं हमारे कैग, उनकी सैलरी अलाउंसेस पेंशन वगैरह। देन जो कोई ट्राइब्यूनल कोई कोर्ट सेटअप की जाती है उसका जो एक्सपेंडिचर है उसके लिए जो सम्स चाहिए हैं। एंड एनी अदर एक्सपेंडिचर डिक्लेयर्ड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन और बाय पार्लियामेंट बाय लॉ टू बी चार्ज सो। मतलब पार्लियामेंट भी कोई कानून बना के ये डिक्लेयर कर सकती है कि भाई हाँ ये एक्सपेंडिचर भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिया जाए। तो मेन अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें प्रेसिडेंट का जो हमारे प्रेजाइडिंग ऑफिसर हैं लोकसभा राज्यसभा के, उनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेट चार्ज, जो भी कोर्ट हैं सुप्रीम कोर्ट हो हाई कोर्ट हो उनके जजेस या कोई ट्राइब्यूनल हैं उनके जो स्टाफ वगैरह हैं, कैग, और कोई अदर एक्सपेंडिचर जो पार्लियामेंट डिक्लेयर, ये सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे आते हैं। देन आर्टिकल 113, ये प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स। नो so much of the estimates as relates to expenditure charged upon the consolidated fund of India shall not be submitted to vote of parliament। क्या बोल रखा है कि जो
एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होना है। कौन सा एक्सपेंडिचर? ये वाला सारा एक्सपेंडिचर जो हमने अभी बात की, ये सारा एक्सपेंडिचर आप पार्लियामेंट में जो वोट होता है उस एक्सपेंडिचर पे वो नहीं होगा। इट शैल नॉट बी submitted to the vote of parliament. So much of the said estimates as relates to other expenditure shall be submitted in the form of demands। जो दूसरे एक्सपेंडिचर हैं, कौन से दूसरे? इन एक्सपेंडिचर्स के अलावा जो एक्सपेंडिचर हैं उनको सबमिट करना है आपको वोट के लिए। इन एडिशन टू दिस, यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो दे रखी है, नो डिमांड फॉर ए ग्रांट shall be made except on the recommendation of the president। So clearly article 113 and article 112 दो मेन आर्टिकल हैं। देन रेस्ट आर्टिकल 114 रिलेटेड है अप्रोप्रिएशन बिल से, इसको आप डिटेल से पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। आफ्टर दैट आर्टिकल 115 इट इज़ रिलेटेड टू सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स। Article 116 is related to vote on account, votes of credit and exceptional grants। Article 117 related to special provision as to finance bills। With reference to the Speaker of the Lok Sabha, consider the following statements। While any resolution for the removal of the Speaker of the Lok Sabha is under consideration, जब स्पीकर को, जो लोकसभा का स्पीकर है, उसको रिमूव करने के लिए रिजोल्यूशन अंडर कंसिडरेशन है, उस सिचुएशन में कौन सी तीन ऑप्शंस में से कौन सा सही है? ही शैल नॉट प्रिजाइड, ही और सी शैल नॉट हैव राइट टू स्पीक, he or she shall not be entitled to vote on the resolution in the first instance। Which of the statements given above is or are correct? One only, one and two only, two and three only, one, two and three। Correct answer in this case is A। Only first statement ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि वह पीठासीन नहीं होगा या होगी, मतलब वो प्रिजाइड नहीं करेंगे जब ऐसा रिजोल्यूशन अंडर कंसिडरेशन होगा, कहाँ पे? लोकसभा में। बट ही कैन स्पीक, ही हैज़ राइट टू स्पीक, ही हैज़ राइट टू बी प्रेजेंट देयर, और he or she can vote on the first instance only। ऑलरेडी 2017 में क्वेश्चन आया था, वहाँ पे स्पीकर के इलेक्शन से रिलेटेड एक स्टेटमेंट थी, उसको एनालिसिस करके यू गेट टू स्टडी द टॉपिक ऑफ स्पीकर कम्प्लीटली। आर्टिकल 93 किस बारे में बात करता है? आर्टिकल 93 द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा। द हाउस ऑफ द पीपल शैल एज सून एज मे बी choose two members of the house to be respectively speaker and deputy speaker thereof, and so often as the office of speaker or deputy speaker becomes vacant, the house shall choose another member to be speaker and deputy speaker as the case may be। मतलब जो हाउस है, लोकसभा को ही चूज करना है, कौन? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। जल्दी से जल्दी अगर कोई उनकी ऑफिस वैकेंट भी हो जाए, देन दूसरे पर्सन को आप मतलब चूज कीजिए। 94 में क्या लिख रखा है? वैकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। अगर वैकेशन हो, रेजिग्नेशन हो, रिमूवल हो, उस सिचुएशन में क्या होगा? A member holding office of speaker or deputy speaker of the house of the people A shall vacate his office if he ceases to be member of the house of the people। अगर वो जो पर्सन स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की पोस्ट पे है, अगर वो हाउस का मेंबर नहीं रहता, यानी वो मेंबर ऑफ एमपी नहीं रहता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहता, तो उसको वो ऑफिस खाली कर देना चाहिए। बी may at any time by writing under his hand addressed, if such member is the speaker, to the deputy speaker, and if such member is deputy speaker, to the speaker।
रिजाइन हिज ऑफिस। क्या बोल रखा है कि अगर स्पीकर रिजाइन कर रहा है तो वो किसको लिख के रिजाइन करेगा? डिप्टी स्पीकर को। अगर डिप्टी स्पीकर रिजाइन कर रहा है तो वो किसको रेजिग्नेशन लेटर लिखेंगे? स्पीकर को। दिस इज द मेन ये तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ये यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ये अच्छा पॉइंट बनता है किसी क्वेश्चन में स्टेटमेंट देने के लिए। थर्ड, may be removed from his office by a resolution of the House of the People passed by majority of all the then members of the House। रिजोल्यूशन उनको रिमूव करने के लिए मेजोरिटी से पास होना चाहिए उसी हाउस के द्वारा। प्रोवाइडेड दैट नो सच रिजोल्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ क्लोज सी shall be moved unless at least 14 days notice। 14 दिन का नोटिस आपको ज़रूर देना है ऐसा रिजोल्यूशन लाने से पहले। किसको नोटिस देना है? स्पीकर को या फिर डिप्टी स्पीकर जिसको भी रिमूव किया जा रहा है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेन एवर द हाउस ऑफ द पीपल इज डिजोल्व्ड द स्पीकर शैल नॉट वैकेट हिज ऑफिस until immediately before the first meeting of the house of the people after the dissolution। मतलब जब हाउस को डिजोल्व कर दिया जाता है तो स्पीकर बने रहेंगे जब तक डिसोल्यूशन के बाद में नया स्पीकर, मतलब जो फर्स्ट मीटिंग नहीं हो जाती और नया स्पीकर नहीं आ जाता, तब तक वो बने रहेंगे। आर्टिकल 19(5) क्या दे रखा है? पावर ऑफ डिप्टी स्पीकर और अदर पर्सन टू परफॉर्म एज ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ और टू एक्ट एज स्पीकर। मतलब जो डिप्टी स्पीकर है वो स्पीकर के तौर पे एक्ट कर सकता है। उसकी पावर्स के बारे में बता रखा है। क्या बता रखा है? While the office of speaker is vacant, the duties of the office shall be performed by the deputy speaker। If the office of deputy speaker is also vacant, by such member of the house of the people as president may appoint for that purpose। क्या बोल रखा है फर्स्ट क्लोज में कि अगर स्पीकर की पोस्ट वैकेंट है तो कौन उसकी उनकी ड्यूटी को परफॉर्म करेगा? डिप्टी स्पीकर। इन केस डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो एनी पर्सन मतलब कोई मेंबर ऑफ द हाउस एमपी जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे इस पर्पज़ के लिए, स्पीकर की ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए। सेकेंड, ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर फ्रॉम एनी सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल द डिप्टी स्पीकर और इफ ही इज ऑल्सो एबसेंट such person as may be determined by the rules of procedure of the house, or if no such person is present, such other person as may be determined by the house shall act as speaker। यहाँ दो चीज़ हमें इम्पोर्टेंट नोट करने की है, दो कीवर्ड। अगर स्पीकर की पोस्ट वैकेंट है, इन दैट केस प्रेसिडेंट ये डिसाइड करेंगे कि कौन स्पीकर एक्ट करेगा। मतलब कंडीशन ये है डिप्टी स्पीकर भी उस टाइम पे उनकी पोस्ट भी वैकेंट होनी चाहिए। अगर स्पीकर एब्सेंट हैं, इन दैट केस डिप्टी स्पीकर, और अगर वो भी एब्सेंट हैं तो जो हाउस के रूल्स हैं और जो हाउस है वो डिसाइड करेगा कौन स्पीकर की ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा। आर्टिकल 96 के बारे में बात करता है। द स्पीकर और द डिप्टी स्पीकर नॉट टू प्रिजाइड वाइल ए रिजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। हमारे क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या है? ही और सी शैल नॉट प्रिजाइड। सो ये फर्स्ट स्टेटमेंट कहाँ से ठीक हो जाती है? आर्टिकल नंबर 96। At any sitting of the House of the People, while any resolution for removal of the Speaker from his office is under consideration, the Speaker or any resolution for his removal of the or the removal of the Deputy Speaker from his office is under consideration, the Deputy Speaker shall not, though he is present, preside, and the provisions of clause 2 of article 95 shall apply in relation to every such sitting as they apply in relation to a sitting from which the speaker, or as the case may be, deputy speaker is absent। The speaker shall have right to speak। It is clearly mentioned right to speak, shall not preside,
and otherwise to take part in the proceedings of the House while any resolution for his removal from office is under consideration in the House, and shall, notwithstanding anything in Article 100, be entitled to vote only in first instance on such resolution or on any other matter during such proceedings, but not in the case of equality of vote. अगर टाई हो जाती है उस केस में वो वोट नहीं कर सकते, मगर फर्स्ट इंस्टेंस में वो वोट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं. क्या? ए बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेज ऑन इट्स डिसोल्यूशन, कि अगर लोकसभा डिसोल्व हो जाती है और कोई बिल पेंडिंग है तो वो लैप्स हो जाता है. लैप्स होना मतलब लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है. सेकंड, ए बिल पास्ड बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्सेज ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा. डिसोल्यूशन की बात हो रही है, राइट. Third, a bill in regard to which President of India notified his or her intention to summon the House to a joint sitting lapses on the dissolution of the Lok Sabha. Which of the statements given above is or are correct? 1 only, 1 and 2, 2 and 3, 3 only. Correct answer in this case is B. यानी सिर्फ फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ठीक है. क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट? जो बिल पेंडिंग है लोकसभा में, अगर लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाता है तो वहाँ कोई बिल पेंडिंग है तो वो लैप्स हो जाता है. अगर लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाता है, अगर बिल राज्यसभा में पेंडिंग है तो भी वो लैप्स हो जाता है. सेकंड स्टेटमेंट. थर्ड क्या है? ए बिल, जो बिल इन रिगार्ड टू विच प्रेसिडेंट ने अपनी इंटेंशन नोटिफाई कर दी है कि भाई एक जॉइंट सिटिंग होगी इस बिल के रिगार्डिंग, वो लैप्स नहीं होता. डज नॉट लैप्स. तो ये स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाती है. इसमें लिख रखा कि वो भी लैप्स हो जाता है ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा. वो लैप्स नहीं होता क्योंकि प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी लोकसभा डिसॉल्व होने से पहले ही अपनी इंटेंशन नोटिफाई कर दी थी. किस चीज़ के लिए? कि भाई जॉइंट सिटिंग होगी दोनों हाउसेज की, लोकसभा एंड राज्यसभा, फॉर दिस पर्टिकुलर बिल. ऑलरेडी 2016 में क्वेश्चन आया है, देख लीजिए. 2016 से 2024 फिर रिपीट हुआ क्वेश्चन. एज इट इज, ए बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेज ऑन इट्स प्रोरोगेशन. ए बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास्ड बाय द लोकसभा शैल नॉट लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन, प्रोरोगेशन, 2 कीवर्ड हैं यहाँ. इनके बारे में ऑलरेडी हमने लेक्चर 14 क्वेश्चन 3 वो जो प्री में आया था लास्ट, ये वाला क्वेश्चन, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं. लिंक विल बी गिवन इन आई बटन. वहाँ पे हमने ये कंप्लीट डिस्कशन कर रखा. क्या कि जब लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाता है तो कौन सी सिचुएशन होती है जहाँ लैप्सिंग ऑफ बिल्स होती है और लैप्सिंग ऑफ बिल्स नहीं होती, यानी जो बिल हैं वो ख़त्म समाप्त नहीं होते. वो कौन सी सिचुएशन है और जिस सिचुएशन में बिल ख़त्म हो जाते हैं वो कौन सी है. और एडजर्नमेंट और प्रोरोगेशन का मतलब क्या है, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, ये सब हमने डिटेल से बात कर रखी. दैट इज़ ऑल इन दिस डिस्कशन. थैंक यू.